यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड प्रसन्नजीत रॉय, एआईडीएफ के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स कॉमरेड आनंद विश्वास, कॉमरेड साजल हिंदू, यूनियन का सभी पदाधिकारियों और राइफल फैक्ट्री ईशापुर का मजदूर साथियों, भाइयों, बहनों, सबसे पहले आप सबको नमस्कार, आप सबको लाल सलाम। दोनों फैक्ट्री का ईडी का साथ अभी हमारा मीटिंग हुआ। एमएसएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का दफ्तर में भी मीटिंग हुआ। अभी आरएफआई का ईडी का ऑफिस में भी डिस्कशन हुआ। आप सबको मालूम है परिस्थिति बहुत खराब है, बहुत गंभीर है। डे बाय डे सिचुएशन इज बिकमिंग वेरी वर्स। सबका एक ही कारण है, आप सबको मालूम है, कॉर्पोरेटाइजेशन का वजह से वर्कलोड का प्रॉब्लम है। नया प्लांट एंड मशीनरी प्रोक्योर करने का पैसा का प्रॉब्लम है। वर्कर को पीस वर्क प्रॉफिट नहीं है। ओवर टाइम टोटली बंद। इंसेंटिव लागू किया लेकिन इंसेंटिव में कोई मतलब नहीं। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट बंद, कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। हजारों अप्रेंटिस उनका कोर्स कंप्लीट करके घर में बैठा है, नौकरी मिलने का कोई रास्ता नहीं। हम लोग का इंटरग्रेड रेशियो 10 साल से एक दफ़ा हमारा रेशियो बदल होता है। इंडस्ट्रियल वर्कर का रेशियो 2010 में हुआ रिविजन, 14/6/2010 में हुआ इंटरग्रेड रेशियो का रिविजन। तो 14 साल हो गया, हमारा रेशियो बदल नहीं हो रहा है। फेडरेशन का साथ एग्रीमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, 20% एमसीएम, 25% HS1, 25% HS2। कॉर्पोरेटाइजेशन होने के वजह से उसको बंद करके रखा है। हमारा एक भी नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज का, दरबान हो, MTS हो, क्लरिकल स्टाफ हो, स्टोर कीपर स्टाफ हो, चार्जमैन हो, JWM, किसी का भी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रहा। कारण तो एक ही है, आप सबको मालूम है, कॉर्पोरेटाइजेशन। इसलिए कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन और आप सब संघर्ष में है, लड़ाई में। हम लोग को मालूम है ये कोई नया चीज नहीं है। BSNL का हालत क्या है, 2000 तक वो सरकार में था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसको कॉर्पोरेटाइज किया। 3 लाख था कॉर्पोरेटाइज करने का समय BSNL में। अभी 80,000 कर्मचारी भी नहीं है BSNL। 1 लाख कर्मचारी को जबरदस्ती वॉलंटरी रिटायरमेंट में घर भेज दिया। अभी तक उनका ग्रेच्युटी पेंशन तक सेटलमेंट नहीं हुआ। दूसरा कॉर्पोरेशन है SPMCIL, मिंट, करेंसी नोट प्रिंट करने का प्रेस। इसको भी कॉर्पोरेशन बनाया। उस समय सरकार ने राइटिंग में बोला, कितना भी करेंसी नोट प्रिंटिंग का काम है आपको ही मिलेगा, अब दूसरा को नहीं देगा। उनका यूनियन का साथ एग्रीमेंट है, लेकिन उस एग्रीमेंट का बाद आपका वेस्ट बंगाल में और नोएडा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट कंपनी का साथ मिलके करेंसी प्रिंटिंग प्रेस लागू किया। अभी वो चल रहा है। दूसरा, अभी करेंसी प्रिंटिंग ही कम हो गया, कारण सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, सब प्लास्टिक कार्ड का ट्रांजैक्शन है। अभी उन लोग आंदोलन में है, लेकिन ये दोनों एग्रीमेंट में कॉर्पोरेशन हुआ। उनका कॉर्पोरेशन और हमारा कॉर्पोरेशन में बहुत अंदर है। उन लोग ने एग्रीमेंट किया कॉर्पोरेटाइज करने का, लेकिन इधर कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। सरकार ने कोविड-19 का सिचुएशन को यूज करके अचानक एक दिन निर्मला सीतारामन जी टीवी में आके अनाउंस कर दिया, हम आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 टुकड़ा बना रहा है, 7 कंपनी बना रहा है। किसी से बात नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन कितना परेशान में है आप लोग सब।
20-25% का ऊपर हम लोग का तनख्वाह में इस 3 साल का अंदर डाउन हो चुका है। सब सुविधा बंद कर रहा है। तो इसलिए ये लड़ाई है अभी कॉर्पोरेटाइजेशन का खिलाफ में है। लोग सब पूछ रहे हैं ऑप्शन कब आएगा, हम भी किधर भी जाएगा हमको पूछा कॉमरेड ऑप्शन कब आएगा। अरे ऑप्शन का हमारा क्या लेना देना है? हम क्या कंपनी में ज्वाइन करने के लिए नौकरी में आया? कंपनी में पब्लिक सेक्टर कर्मचारी बनाने के लिए हम सरकार नौकरी में क्यों आया? तो इसलिए तो लड़ाई है ना। हम तो सरकार कर्मचारी से भर्ती हुआ, हमारा रिटायरमेंट भी सरकार कर्मचारी का स्टेटस में ही होना चाहिए, यही तो लड़ाई है। उसी के लिए हमने हाईकोर्ट में केस फाइल किया। कॉर्पोरेशन गलत है, उसको वापस लेना है और हमारा कर्मचारी का सर्विस का पूरा प्रोटेक्शन होना है। उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर में किधर भी नहीं लिखा है। हमने अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिखाया कोर्ट में, ये सब हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी का। इस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में 1000 कंडीशन है। आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, आपको एनपीएससी मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, वो सब है ना। उसमें आप किधर भी लिखा है अब 15 साल के बाद 25 साल के बाद हम आपको कंपनी का कर्मचारी बनेगा, ऐसा किधर भी लिखा है? नहीं लिखा है ना। तो फिर आप हमको जबरदस्ती कैसे कंपनी का कर्मचारी बनेगा? तो ये सब हाईकोर्ट का हमारा केस में है। अभी 23 तारीख दोबारा केस आ रहा है। सरकार बहुत प्रयास कर रहा है। सरकार तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लेके हाईकोर्ट में रखा है, कैसे भी इस पिटीशन को डिसमिस करना है। उनका आर्ग्यूमेंट क्या है? अब बीपीएमएस का ये केस था दिल्ली हाईकोर्ट में, उन्होंने डिसमिस कर दिया। उन्होंने बोला सरकार का डिसीजन करेक्ट है, उसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा, तो उसी बेसिस पे एआईडीएफ का केस को भी आपको डिसमिस करना है। तो फिर हमारा सीनियर लॉयर ने बताया ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है, सब हाई कोर्ट का ऊपर वो जजमेंट बाइंडिंग है, लेकिन ये तो एक हाई कोर्ट का जजमेंट है। अलग अलग हाई कोर्ट एक ही मैटर में अलग अलग जजमेंट देता है, आज भी देता है। दूसरा, उस केस में उस केस का वकील दिल्ली में क्या क्या आर्ग्यूमेंट रखा किसको मालूम है। तो हमारा 1000 आर्ग्यूमेंट है ना कॉर्पोरेशन का खिलाफ में और हमारा सर्विस प्रोटेक्शन का खिलाफ में, उसका फेवर में, तो वो आपको सुनना पड़ेगा ना। अब बिना सुन के दिल्ली में जो डिसीजन हो गया इसलिए आपका पिटीशन हम डिसमिस कर रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। तो अभी हियरिंग के लिए रखा है 23। नया सरकार आ चुका दिल्ली में, नाम तो नया सरकार है, मोदी 3 है। मोदी 2 ने फैसला किया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेटाइज करने का, गलत डिसीजन था। अभी फिर मोदी 3 वापस आ चुका है, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट मेजॉरिटी नहीं है, पहले का अडमेंसी नहीं रहेगा करके हम लोग सोच रहा है। बाकी पार्टीज का सपोर्ट में सरकार चलाना है, गठबंधन का सरकार है, अकेला सरकार नहीं है। अपोजिशन भी अभी स्ट्रांग हो चुका है पार्लियामेंट में, पहले तो अपोजिशन ही नहीं था। अब बिना अपोजिशन, बिना कोई डिस्कशन लेबर कोड पास किया, चारों लेबर कोड। आपका खिलाफ में एडसा एसेंशियल डिफेंस सर्विस एक्ट पार्लियामेंट में पास किया, उसका खिलाफ में फिर हम दिल्ली में फाइट किया हाई कोर्ट में। फिर सरकार ने बोला हम एडसा को लागू नहीं कर रहा है, उसको बंद कर रहा है, अभी कोई एडसा बिडसा नहीं है। उसके लिए आपको दिल्ली हाई कोर्ट तक जाके 5-6 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा, यही तो परिस्थिति है। तो नया सरकार आया, लेकिन प्रधानमंत्री तो वही है, मोदी साहब है प्रधानमंत्री। डिफेंस मिनिस्टर वही राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्टर वही अमित शाह जी, और फाइनेंस मिनिस्टर वही निर्मला सीतारामन जी। परिवर्तन क्या हुआ? वही नहीं हुआ, वही सरकार है, वही पॉलिसी है। फिर भी सरकार तो सरकार है, उस सरकार का साथ ही हमको डील करना पड़ेगा।
हमने फिर राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिखा, ठीक है आप अभी 5 साल मंत्री था, अभी दोबारा आप रक्षा मंत्री बन गया, आपका पीरियड में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को पूरा बर्बाद कर दिया, कर्मचारी को भी क्यों बर्बाद कर रहा है? कर्मचारी को आप उनका रिटायरमेंट तक सरकार कर्मचारी में रहने दो। लेट देम रिमेन एज डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज, लेट देम रिमेन एज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टिल देयर रिटायरमेंट। आपने इस देश का दूसरा एक डिपार्टमेंट का कर्मचारी को वो सुविधा दिया, प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये दोनों सरकार का डिपार्टमेंट था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया हम इस दोनों को मर्ज करके एक कंपनी बनेगा, तो उन्होंने बनाया प्रसार भारती कॉर्पोरेशन। लेकिन कर्मचारी पूरा सरकार कर्मचारी था, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था, तो उन लोगों ने फाइट किया। ठीक है, उस समय यूपीए सरकार था, थोड़ा बहुत सुनता था, तो वामपंथी का भी ज़्यादा संख्या था पार्लियामेंट में, इसलिए वामपंथी का भी दबाव था। तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया पार्लियामेंट में। सब आपको मालूम होना चाहिए, पार्लियामेंट में प्रसार भारती कर्मचारी के लिए एक कानून पास किया। आप गूगल में जाके उसको टाइप करिए, द ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्ट प्रसार भारती, वो आएगा। पार्लियामेंट का कानून, उसमें लिखा है इस कानून कब गेजेट में पब्लिश होगा, उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में इतना कर्मचारी, केंद्र सरकार कर्मचारी था, उन लोग सब उनका रिटायरमेंट तक सरकार कर्मचारी का स्टेटस में रहेगा। तो हम हाईकोर्ट में भी ये प्रोड्यूस किया, मद्रास हाईकोर्ट का अंदर भी हमने ये एक्ट उधर प्रोड्यूस किया। साहब देखिए, इन्होंने दूसरा एक डिपार्टमेंट का कर्मचारी के लिए ये सुविधा दिया और हमको क्यों नहीं देगा? हम भी आपका ही कर्मचारी है ना, हम भी भारत माता का तो पुत्र है, हम कौन है? तो उनके लिए आप वो सुविधा दिया। आज भी कॉर्पोरेशन होने के बाद भी उधर का कर्मचारी सरकार कर्मचारी है। हमको फिर क्यों ये सब ऑप्शन का चक्कर में क्यों रखा? कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए भी एक आप नोटिफिकेशन पब्लिश करो। कैबिनेट ने ऑलरेडी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को अधिकार दे दिया इस कॉर्पोरेशन का विषय में कोई भी डिसीजन, ईगोएम उसको बोलता है, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। राजनाथ सिंह ही उसका चेयरमैन है, अब ले सकता है, अब ले लो ना, एक नोटिफिकेशन पब्लिश करो ना, झंझट खत्म। इस ऑप्शन का चक्कर में क्यों जा रहा? अभी तो 2 ही महीना बाकी है, आज तो 17 तारीख है जुलाई, तो कितना महीने बचा अभी? अगस्त और सितंबर। अभी तक कोई लोग बोलता है मैं एचआर पॉलिसी बना रहा है, अभी 3 साल हो गया, कोई एचआर पॉलिसी अभी तक नहीं बनाया। अब बनाएगा तो भी ऑटोमेटिकली उसको लागू नहीं कर सकता, उसका भी अलग अलग प्रोसीजर है। तो ऐसा परिस्थिति में कांग्रेस, हम आपको इस मंच का तरफ से अपील करना चाहता हूं, मान लीजिए कल ऑप्शन आ गया, सरकार ने बोल रहा है नहीं, अब प्रसार भारती का तहत एक नोटिफिकेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी के लिए हम इशू नहीं करेगा, बोल सकता है सरकार, उसका पास पूरा अधिकार है। तो फिर सरकार का पास क्या ऑप्शन है? आपका डेपुटेशन को और एक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो आपसे ऑप्शन पूछना पड़ेगा। मद्रास हाईकोर्ट में एआईडीएफ का पिटीशन में सरकार ने खुद राइटिंग में दिया, हम जबरदस्ती एक भी कर्मचारी को कंपनी का कर्मचारी नहीं बनेगा। इट इज फॉर द एम्प्लॉई टू डिसाइड। एम्प्लॉई का ऑप्शन है, वो सरकार में रहेगा नहीं तो कंपनी में जाएगा, तो उसका मतलब आपका ऊपर छोड़ दिया। तो इसीलिए
तो आपका भविष्य किसका हाथ में है? हम अभी किधर किधर वर्कर का सामने मीटिंग कर रहा है, सबको यही बोलता है, आपका भविष्य, आपका फ्यूचर आपका कलम है, इट इज इन यूर पेन। आई कैन नॉट साइन फॉर। हम आपके लिए फेडरेशन की तरफ से चिट्ठी लिख सकता है, आंदोलन कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, लेकिन ऑप्शन फॉर्म में देवज्योति भी नहीं कर सकता आपके लिए, श्री कुमार और पाठक कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आपको ही करना है, ऑप्शन फॉर्म का दस्तखत आपको करना है, तो आपका कलम में है ना, आप नहीं करिए। यह सवाल एडिशनल सेक्रेटरी डीपी का साथ पिछले नवंबर में एक मीटिंग एआईडीएफ का, उसमें हम भी था, हमारा प्रेसिडेंट पाठक साहब था, हमारा जॉइंट सेक्रेटरी पाराशर, हम 3 लोग था। हम लोग ने ये सवाल पूछा एडिशनल सेक्रेटरी, देखिए साहब, हम लोग ने कॉर्पोरेटाइजेशन का निर्णय के बाद सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक रेफरेंडम किया, सीक्रेट बैलेट में एक रेफरेंडम किया, आप क्या कंपनी में ज्वाइन करना चाहता है, सरकार में रहना चाहता है? 99.9% एम्प्लॉइज उनका वर्डिक्ट दिया, हम कंपनी में ज्वाइन नहीं करेगा, हम सरकार में ही रहेगा। यही होगा ऑप्शन में भी। आप ऑप्शन पूछेगा तो इंक्लूडिंग आईओएफएस ऑफिसर, अभी सब सीएमडी है, तो क्या सीएमडी क्या कंपनी का कर्मचारी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, क्या कंपनी का कर्मचारी है? आपका ईडी है, जनरल मैनेजर्स है, ये सब क्या कंपनी का कर्मचारी है? सभी लोग डीम्ड डेपुटेशन में ही है, एक आदमी भी कंपनी का कर्मचारी नहीं है। तो आईओएफएस ऑफिसर भी दस्तखत किया ना हमारा जॉइंट रिप्रेजेंटेशन में, उन लोग भी साइन किया, we want to retire as government employees, we want to retire as defense civilian employees। अब हमको क्यों कंपनी का ऑप्शन पूछ रहा है? तो इसलिए कॉमरेड्स, बाय द वे, ऑप्शन का फॉर्म आपका हाथ में आएगा, वो लालच करेगा, 4 इंक्रीमेंट आपको देगा, आपको वोट ही नहीं दे रहा है, आपको पीस और प्रॉफिट 0 है, ये 4 इंक्रीमेंट किधर से देगा? आपको हम 2 प्रमोशन देगा, यही तो बोला बीएसएनएल वर्कर को, उनको बोला आप कॉर्पोरेशन में जाओ, 1000 रुपया आपका तनख्वाह में मिलेगा, 2000 में 1000 तनख्वाह मतलब आज का 5000 रुपया है, तनख्वाह में आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आज परिस्थिति क्या है? तो बीएसएनएल स्ट्रगलिंग फॉर इट्स सर्वाइवल, सरकार उसको मदद नहीं कर रहा है, अंबानी को दे रहा है, अदानी को दे रहा है टेक्नोलॉजी, इनको बीएसएनएल को नहीं दे रहा है, तो बीएसएनएल हाउ इट विल सर्वाइव? तो आपका भी वही पोजीशन है ना, आपका वर्कलोड को लेके आर्मी बोलता है हमको किधर सस्ता मिलेगा हम उधर से लेंगे। आप अभी कंपनी हो गया, इसलिए आपको हम नॉमिनेशन बेसिस में आपको काम देने का हमारा कोई कंपल्शन नहीं है, आप प्राइवेट इंडस्ट्री का साथ काम भी करो, आप L1 होगा तो आपको मिलेगा, आप L1 नहीं तो आपको काम नहीं मिलेगा, यही बोल रहा है ना। सो देयरफॉर कॉमरेड्स, हम क्यों दस्तखत करेंगे कंपनी में ज्वाइन करने? वो भी हमारा तो आज 40,000 का करीबन एनपीएस कर्मचारी, तब कॉर्पोरेशन हुआ उस समय 72,000 एम्प्लॉइज था, अभी 66 का नीचे आ गया। उस 66 में कम से कम 39,200-300 एनपीएस एम्प्लॉइज। अब पेंशन रूल 37A का अनुसार पुराना पेंशन का कर्मचारी को पेंशन मिलेगा, इधर से रिटायरमेंट ले सकता है, कंपनी में ज्वाइन कर सकता है। लेकिन ये एनपीएस कर्मचारी क्या करेगा? एनपीएस कर्मचारी का आज एक अधिकार है, हमको पुराना पेंशन चाहिए करके पूछने का एक अधिकार है, कारण हम सरकार कर्मचारी हैं। सरकार के सामने ये बोल सकता है, एक आदमी 31/12/2003 में नौकरी में आया, वो पेंशन के लिए 1 पैसा भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है,
लेकिन उसका लास्ट बेसिक पे का 50% उसको गारंटी है। रिटायरमेंट का समय उसका 40% वो कम्यूटेशन कर सकता है, उसका ऊपर डीए मिलेगा। 80 उम्र का बाद 20% पेंशन बढ़ेगा। अभी पार्लियामेंट कमेटी ने रेकमेंड किया 5 साल का बाद 5% इंक्रीज करो। 80 उम्र तक कितना लोग जिंदगी में रहता है, इसलिए 5 साल का बाद 5% इंक्रीज करो। 15 साल का बाद तो कम्यूटेशन अमाउंट वापस मिलेगा। अभी हम फाइट कर रहा है 12 साल का आमदनी तुम रिकवरी कर रहा है, 12 साल से वापस ले लो। अभी कुछ कोर्ट केस में भी 10 साल का बाद रिकवरी का स्टे भी हो चुका है। ये सब सुविधा पुराना पेंशन में है, लेकिन एनपीएस कर्मचारी को क्या बेनिफिट है? अब सरकार में रहेगा, ये सरकार जाके दूसरा सरकार कल आएगा, पुराना पेंशन आने का चांस है ना। आपका लड़ाई, आपका संघर्ष का अनुसार पुराना पेंशन में वापस आने का एक रास्ता है ना, मौका है ना। लेकिन वो सब कंपनी में ज्वाइन करेगा। कंपनी में कोई नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम हिंदुस्तान में किधर भी नहीं। सीसीएस पेंशन रूल 1972 इसका मुताबिक पुराना पेंशन मिल रहा है, दैट इज ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, नॉट फॉर एनी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज। कोई पब्लिक सेक्टर कर्मचारी के लिए ये कानून लागू नहीं होता। तो फिर क्या करेगा उस कंपनी में जाकर? इवन पुराना पेंशनर को भी ठीक है, रूल 37A में उसको पेंशन मिलेगा, लेकिन कंपनी में ज्वाइन होने के बाद आपको सीएसडी का सुविधा मिलेगा, कारण आप कंपनी कर्मचारी है। सीजीएचएस का फैसिलिटी कंपनी का कर्मचारी को मिलेगा, कारण कंपनी में वो अलग मेडिकल सिस्टम रहेगा। सीजीएचएस उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सीजीएचएस केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए है। तो फिर हम क्यों कंपनी में जाएंगे? क्या बेनिफिट के लिए कंपनी में जाएंगे? तो इसीलिए कॉमरेड्स, हम आपको हमेशा फेडरेशन का सर्कुलर में, बुलेटिन में ये सब लिखता है। अभी मौका मिला पर्सनली आपको मिलने के लिए, हम इस मंच का तरफ से आपको अपील करना चाहता हूँ, कभी भी आपका हाथ में ऑप्शन का कागज मिल गया, आपको दस्तखत करना है, हम सरकार में ही रहेगा, हम आपका कंपनी में नहीं आएंगे। तो ये सवाल हम लोग ने एडिशनल सेक्रेटरी को पूछा, उस समय उन्होंने क्या बोला? ऐसा 90% का ऊपर कर्मचारी वो लिख के हमको देगा, हम कंपनी में नहीं जाएंगे, हम कॉर्पोरेशन में ही रहेगा, हमारा काम भी फिर इसी हो जाएगा। आपको हम दूसरा करने का जरूरत नहीं, हम सीधा ईगो का पास जाएगा, एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का पास जाएगा, उनको सामने रखेंगे, भाई साहब 90% का ऊपर कर्मचारी बोल रहा है हम सरकार में रहेगा, तो हमारा पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको सरकार में ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोला, आपका कलम में है आपका भविष्य, इट इज इन यूर पेन। आप किधर दस्तखत करेगा उसी का मुताबिक आपका फ्यूचर रहेगा। तो मुझे विश्वास है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक भी कर्मचारी कंपनी में नहीं जाएगा करके मुझे विश्वास है। अब दूसरा इश्यू है 15 तारीख एक मीटिंग का सोमनाथन कमेटी का साथ। सोमनाथन कमेटी क्या है वो आप सबको मालूम है। मोदी 2 सरकार ने चुनाव को जाने का कुछ महीने पहले पार्लियामेंट में एक अनाउंसमेंट किया, एनपीएस के बारे में हमको बहुत रिप्रेजेंटेशन आ चुका है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए हम फाइनेंस सेक्रेटरी सोमनाथन का चेयरमैनशिप में एक कमेटी बना रहा है। तो उस कमेटी एनपीएस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है वो हमको सिफारिश कर रहे हैं। तो उसी समय हम लोग ने विरोध किया,
हम लोग ने बोला इम्प्रूवमेंट कौन मांगा आपसे? कोई यूनियन मांगा, कोई फेडरेशन मांगा, कोई एनपीएस का कर्मचारी आपको चिट्ठी लिखा एनपीएस में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? हम लोग का जानकारी में ऐसा कोई नहीं डिमांड रखा अभी तक। सबका डिमांड है एनपीएस को खत्म करो, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लो, यही तो डिमांड है सबका। फिर आप इम्प्रूवमेंट के लिए कमेटी क्यों बनाया? तो उसी समय सरकार ने खुद बोल दिया हम पुराना पेंशन को वापस नहीं लेंगे। आई विल नॉट ब्रिंग दी ओल्ड पेंशन स्कीम। हाँ, इसका अंदर कुछ रेक्टिफिकेशन करना है तो हम करेंगे, वो उनका स्टेटमेंट था। और कमेटी बनाया, कमेटी ने नेशनल काउंसिल जेसीएम का स्टैंडिंग कमेटी को बुलाया, उनको ही बुलाता है, कॉमन इश्यूज का ऊपर स्टैंडिंग कमेटी को बुलाता है। एआईडीएफ का तरफ से हम भी उस स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हैं। तो हम लोग गया, रेलवे, डिफेंस, पोस्टल, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, ऑडिट, सभी लोग गए। उनको 2 मेमोरेंडम भी दिया, एक एआईडीएफ का तरफ से दिया अलग, और हम लोग सब मिलके स्टाफ साइड का तरफ से एक मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में स्पष्ट लिखा है, क्या है? वी हैव नेवर डिमांडेड फॉर एनी इंप्रूवमेंट इन द न्यू पेंशन स्कीम, बिकॉज कोई भी इंप्रूवमेंट ओपीएस का बराबर नहीं आएगा। तो फिर इंप्रूवमेंट आप क्या करेगा? इंप्रूवमेंट करने में उसमें क्या है? आप ऑलरेडी एक इंप्रूवमेंट किया, 14% किया आपका कंट्रीब्यूशन, फिर भी 2000 रुपया ही पेंशन मिलता है, 3000 रुपया ही पेंशन मिलता है, फिर क्या इंप्रूवमेंट करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, फंडामेंटल एक सवाल। फंडामेंटल सवाल क्या है? हम तो सरकार कर्मचारी है, हमारे लिए सीसीएस कॉन्डक्ट रूल्स में क्या लिखा है? आप 24 आवर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब इधर कोई झगड़ा हो गया, किसी को मारपीट किया, अब कंप्लेंट गया, आपको सस्पेंड कर सकता है। फैक्ट्री का अंदर नहीं हुआ, इधर ही हुआ बाहर मार्केट, फिर भी आपको सस्पेंड कर सकता है। कारण क्या बोलता है? आप 24 आवर्स गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन करना है। हम 24 आवर्स में कभी भी आपको बुलाएगा। इसलिए तो कोविड-19 में कौन आके काम किया? पूरा देश लॉकडाउन में था, एंटायर कंट्री, एंटायर प्राइवेट हॉस्पिटल, एंटायर इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। बट सरकार कर्मचारी तो काम किया। सरकार कर्मचारी तो हेल्थ डिपार्टमेंट चलाया, सरकार हॉस्पिटल ही चलाया, ट्रेन तो गया, वो सब तो कौन चलाया? हम लोग भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो 19 फैक्ट्री काम किया, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर, कवरऑल, वो सब बनाने का हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी काम किया। कारण क्या बोलता है? आप 24 आवर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मान लिए अभी तो छुट्टी हो गया, अभी आप फ्री है, लेकिन आप एक 4 घंटा 5 घंटा कोई प्राइवेट कंपनी में जाके काम करेगा, जीएम को कोई कंप्लेंट आ गया तो आपको सस्पेंड कर सकता हूँ। वो बोलेगा यू आर 24 आवर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यू कैन नॉट गो एंड डू एनी प्राइवेट जॉब। आप एक एलआईसी का एजेंट भी नहीं बन सकता, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का भी आप एक एजेंट नहीं बन सकता। उसका मतलब क्या है? यू हैव टू डिपेंड ओनली ऑन योर सैलरी। आपको कितना तनख्वाह मिलता है उसी में ही आपको चलाना है। आप कोई बिजनेस, आप कोई रियल एस्टेट बिजनेस नहीं कर सकता, बिल्डर का काम नहीं कर सकता, आप कुछ भी काम नहीं कर सकता, बिकॉज आप 24 आवर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसीलिए तो ब्रिटिशर सरकार कर्मचारी को पेंशन दिया। पेंशन कोई नया चीज नहीं था, ब्रिटिश ने दिया पेंशन। तो उसका मतलब हमारा तो फंडामेंटल सवाल है, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हमारा पेंशन के लिए हम 10% क्यों कंट्रीब्यूट करेगा? व्हेन यू आर कॉलिंग मी आई एम ए 24 आवर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसको जवाब देना पड़ेगा ना। व्हाई शुड आई कंट्रीब्यूट? ऐसा नहीं है 10% फिक्सड है, कल एक डीए आएगा उससे 10%, एक इंक्रीमेंट आएगा उसका भी 10%, उसका डीए का भी 10%। कल
साल एक प्रमोशन आएगा, MACP आएगा, उसमें हमको एक इंक्रीमेंट का फिक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। उस इंक्रीमेंट का भी 10%, उसका DA का भी 10%। दैट मीन्स एवरी ईयर हमारा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ के ही जाता है। ऐसा नहीं है फिक्सड कंट्रीब्यूशन, आपको 1000 रुपया कंट्रीब्यूट करना, 2000, ऐसा नहीं ना। साल में 3 दफा मिनिमम हमारा कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होता है। 2 DA का 10% और एक इंक्रीमेंट और उसका DA का 10%। बीच में हमको MACP मिला, प्रमोशन मिला, वो अलग चीज है। तो वाई शुड दे कंट्रीब्यूट? तो ये फंडामेंटल इश्यू है ना, ये सब हम उनका सामने रखा। तो ये सब हमने पूछा, मैंने बोला कितना सुविधा ओल्ड पेंशन स्कीम में है, वो सब पुराना में है, ये ओल्ड पेंशन में है, वो नया में है। ओल्ड पेंशन स्कीम में 40% हम एडवांस लेके जाता है। कम्यूटेशन का नाम पर हमारा पेंशन बेसिक पे का 50%, उसका 40% पैसा हम एडवांस लेके घर जाता है। 15 लाख 20 लाख हमारा पेंशन का अनुसार। अगला महीने हम मर गया, हमारा बीवी से वो रिकवरी नहीं होता ना। इट इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द फैमिली पेंशन, इट इज एक्सम्प्टेड। कितना बड़ा सुविधा है, हमको मिला 15 लाख। हम जिंदगी में है तो हमारा पेंशन में एवरी मंथ रिकवरी होता है, लेकिन हम मर गया बाय द वे तो हमारा बीवी से रिकवरी नहीं होता ना, वो एक्सम्प्टेड हो गया ना। वो सुविधा वो न्यू में है। सुविधा में NPS में हमारा 40% आप रखा है, इधर हम 40% एडवांस लेके जाता है, लेकिन NPS में हमारा टोटल कितना एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसमें आप हमको केवल 60% हमारा हाथ में देता है, 40% तो आप ही रखता है, उसी में हमको 2000-3000 पेंशन। ये क्या है? व्हाट इज दिस डिस्क्रिमिनेशन? फिर हमने ऑलरेडी आपको बोल दिया 15 साल का बाद वो कम्यूटेशन वापस मिलेगा, वो आदमी जिंदगी में है तो। अभी उसको 12 साल का बाद देने के लिए हम फाइट कर रहा है। 80 उम्र में 20% इंक्रीज होता है पेंशन। एवरी पे कमीशन, आपका तनख्वाह कैसे बदल होता है, पेंशनर का भी उसी तरीके से, उसी फिटमेंट फैक्टर में उनका भी पेंशन बदल होता है। ये सब NPS में है। फिर अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, डाइवर्स डॉटर, उन सबको फैमिली पेंशन। फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, उनको भी फैमिली पेंशन है। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, उनको भी फैमिली पेंशन है। वो सब NPS में है। तो क्या इम्प्रूवमेंट आप करेगा? तो इम्प्रूवमेंट का कोई सवाल नहीं है, हमको पुराना पेंशन देना। 1 घंटा हम लोग को सुनने के बाद उन्होंने क्या बोला सोमनाथन जी, वो बोला देखो ओल्ड पेंशन आपको वापस नहीं मिलेगा। फिर हम ओल्ड पेंशन के बारे में एक शब्द भी नहीं लिख सकता, कारण सरकार हमको क्या बोला वही काम हम करेगा। सरकार हमको बोला तुम NPS में इम्प्रूवमेंट करो, उतना ही हम कर सकता। तो उसका बाद फिर AIDF का अंदर हम लोग ने चर्चा किया। तो इस परिस्थिति में इस कमेटी में हमको क्या फायदा मिलेगा? 20 साल से हम फाइट कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, NPS को ख़त्म करो। हमारा पेंशन के लिए हमारा तनख्वाह में आपको 10% क्यों कंट्रीब्यूट करेगा? ये सब हमारा 20 साल का लड़ाई है। अभी वो सब छोड़ के हम कुछ 40% देगा, 50% देगा, उसमें हम खुश है, उसमें क्या मतलब है? तो AIDF ने निर्णय लिया सरकार को क्या करना वो उसका काम है, कमेटी को क्या करना वो कमेटी का काम है। वो 30% रेकमेंड करेगा, 40% रेकमेंड करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन हम उसको पार्टी बनेगा। इफ वी बिकम ए पार्टी फॉर दैट, उसका मतलब यू आर सरेंडरिंग योर ओल्ड पेंशन स्कीम राइट परमानेंटली। देन हाउ कैन यू गो एंड आस्क द गवर्नमेंट? अब दूसरा कोई गवर्नमेंट आएगा उसको भी आप नहीं बोल सकता, कारण वो बोलेगा देखो आप खुद ने एग्री किया। कारण सरकार का एटीट्यूड, सरकार का नेचर, वो सब हम लोग को मालूम है।
इसलिए एआईडीएफ ने निर्णय लिया अभी भविष्य में इस कमेटी का कोई भी मीटिंग को जाने का जरूरत नहीं। तो इसलिए एक मीटिंग के बाद 2 मीटिंग हुआ, हम गया नहीं। अब ये अंतिम मीटिंग 15 तारीख को बुलाया। कारण बजट में क्यों बुलाया? जल्दीबाजी में 2 दिन का नोटिस में बुलाया, ओनली 2 days नोटिस। बजट में उनको अनाउंस करना है। हम कुछ इम्प्रूवमेंट किया, हमने 40% किया, उसका ऊपर कुछ डीए मिलेगा, उसका कुछ फैमिली पेंशन का मिलेगा, ये कुछ क्या क्या बनेगा हमको नहीं मालूम, लेकिन कुछ उनका मन में है। उसके लिए बजट में निर्मला सीतारामन जी को अनाउंस करना है। उसका बाद बोलना पड़ेगा ये मोदी साहब का केंद्र सरकार कर्मचारी का बहुत बड़ा बोनस है, प्रचार करना पड़ेगा। तो 15 तारीख फिर जेसीएम को बुलाया। तो फिर हम लोग आपस में डिस्कस किया, ये तो अंतिम मीटिंग है, क्या करना हम लोग, एआईडीएफ का पोजीशन क्या होना चाहिए। हम और प्रेसिडेंट साहब, पाठक साहब डिस्कस किया। उसका बाद बाकी हमारा तो पदाधिकारी है, उनसे भी कंसल्ट किया। अब उस समय तो यही निर्णय हुआ। बार बार हम लोग डिसीजन चेंज करने का उसमें क्या है, बार बार डिसीजन चेंज करने का कुछ नहीं। तो वो खुद बोल रहा है हम ओल्ड पेंशन रिकमेंड नहीं करेगा, वो खुद बोल रहा है हम एनपीएस में कुछ इंप्रूवमेंट करेगा। तो एनपीएस का इंप्रूवमेंट हमारा डिमांड ही नहीं, फिर को हमारा क्या रोल है इस मीटिंग में। तो हम लोग ने निर्णय किया नहीं जाना, लेकिन यह भी निर्णय किया। तो 3 बजे मीटिंग है, 11 बजे स्टाफ साइड का मीटिंग होता है, हम लोग का इंटरनल मीटिंग होता है। तो डिसीजन हुआ तो के श्री कुमार इंटरनल मीटिंग अटेंड करके एआईडीएफ का विचार उनका सामने रखेंगे, सभी नेता लोग का सामने, और उनको भी अपील करेंगे। बिना मतलब हम लोग उधर आके क्यों पार्टी बनेगा, वाई शुड बी बिकम ए पार्टी। कोई एक भी एनपीएस कर्मचारी का डिमांड नहीं है हमको कुछ इम्प्रूवमेंट करके दे दो। एक भी कर्मचारी नहीं बोलेगा महीने महीने में हमारा तनख्वाह में हम रिटायरमेंट तक 10% आप काटो, कौन बोलेगा। तो वाई शुड बी। तो फिर हमने 15 तारीख का आपस का मीटिंग हमने अटेंड किया, स्टाफ साइड का। हमने चिट्ठी भी दिया सेक्रेटरी स्टाफ साइड को और लीडर स्टाफ साइड को। हमने हमारा सभी साथी लोगों को उधर अपील किया, हम क्यों जाएंगे, वाई शुड बी गो देयर। सरकार को कुछ करना है तो करने दो ना। अब सरकार ने कॉर्पोरेशन किया, लेकिन हम उसमें पार्टी नहीं ना, हम इसलिए आज भी फाइट कर रहा है। हम आज भी कंपनी के खिलाफ में फाइट कर रहा है। कंपनी फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, उसको वापस करो करके हमने राइटिंग में राजनाथ सिंह को चिट्ठी दिया, बिकॉज वी आर नॉट ए पार्टी। अब अभी आप पार्टी बनेगा, आप भविष्य में कोई सरकार के पास जाके हमको पुराना पेंशन वापस दे, अब कैसे पूछे, वेरी डिफिकल्ट है ना। सरकार सीधा सरकार नहीं है, हाँ सीधा सरकार है, अच्छा सरकार है, मजदूर का फेवर का सरकार है, कुछ सोच सकता है, लेकिन ये सरकार का हम लोग को सब मालूम। तो बजट में भी खुद डिक्लेयर करेगा हमने जेसीएम से कंसल्ट किया, उसका बाद ही हम ये रेकमेंड कर रहा है, नहीं तो जेसीएम लोग एग्री किया इसीलिए हमने ये रेकमेंड किया, ये सब बोल सकता है ना। स्वामीनाथन का रिपोर्ट में भी ये लिख सकता है। तो हम लोग ने अपील किया, लेकिन ठीक है, सबको उनका उनका तो विचार है, उनका उनका अधिकार है। तो बाकी लोग तो मीटिंग अटेंड किया। अभी 2 दिन हो गया, मीटिंग में क्या बात हुआ अभी तक किसी ने नहीं बोला। वी डू नॉट नो एक्चुअली उसमें, लेकिन बाद में अनऑफिशियली कुछ खबर इधर उधर से मिला। 2 घंटा का मीटिंग में स्वामीनाथन जी ने यही फाइनली बोला, और पुराना पेंशन आपको नहीं मिलेगा, पुराना पेंशन आपको नहीं मिलेगा। हम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का मॉडल देख रहा हूँ, आंध्र प्रदेश ने 33% गारंटी पेंशन वही एनपीएस में कर दिया। एनपीएस में कितना पैसा मिलेगा वो मिलेगा, 33% के लिए कितना गैप है वो सरकार पेमेंट करेगा, वो आंध्र प्रदेश का स्कीम है। तो उस 33 का जगह में हम 40% करेंगे। एनपीएस में कितना, 40% का अंदर एनपीएस में ही आपको पेंशन मिलेगा, फिर कोई सरकार का कोई आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है। अब 40% आपका बेसिक पे का पेंशन नहीं आ रहा है, 1000 कम है, 5000 कम है, 10,000 कम है, वो सरकार आपको देगा। ये सब बोला करके खबर है, लेकिन ये ऑथेंटिकेटेड खबर नहीं है, कारण हम मीटिंग में नहीं था। फिर हम आप कैसे बोलेंगे मीटिंग में क्या हुआ। लेकिन
बजट में कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है। इज इट गोइंग टू बी बेनिफिशियल? 1000 सवाल का जवाब नहीं है। आज भी एनपीएस का कानून क्या है कॉमरेड? एनपीएस का लोग थोड़ा ध्यान में सुनना पड़ेगा। आज भी आप 60 उम्र का पहले रिटायरमेंट में जाएगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगा। 60 उम्र का बाद ही 60% का पैसा आपको मिलेगा और 40% आपको उधर रखना पड़ेगा पेंशन के लिए। आज ऐसा नहीं ना। मान लिए 10 साल एक आदमी सर्विस किया, अनऑथराइज्ड एब्सेंस है, नौकरी को नहीं आया, जीएम ने उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट किया। पुराना पेंशन में क्या होता है? उसको पेंशन मिलता है, कारण 10 साल का बाद वो क्वालिफाइड है पेंशन के लिए, उसको पेंशन मिलता है। 10 साल सर्विस में ही उसका पेंशन मिलता है। अब 20 साल का बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट में कभी भी जा सकता है, तुरंत आपको आपका बेसिक पे का 50% पेंशन मिलेगा। ये सब इस एनपीएस में उन्होंने सिफारिश करेगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं ना। पर एवरी पे कमीशन पेंशन बदल होता है। इस पेंशन इन्होंने फिक्स कर रहा अभी 40%, एवरी पे कमीशन का बाद बदल होगा, उसका भी कोई जवाब नहीं है। तो ये सब हमने बोला, अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, डाइवर्सी डॉटर, फिजिकली चैलेंज्ड, मेंटली रिटार्डेड, इन सबको फैमिली पेंशन मिलेगा। तो ये सब सवाल को सरकार का तरफ से, सोमनाथन कमेटी का तरफ से कोई जवाब नहीं। इसका अलावा हमको ये समझ में नहीं आता, हम तो इसी में परेशान हैं। वाई शुड आई कॉन्ट्रीब्यूट? हमारा इस सवाल को कोई जवाब नहीं दे रहा। हम क्यों कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे हमारा पेंशन के लिए? राष्ट्रपति कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उनका पेंशन के लिए, प्रधानमंत्री कंट्रीब्यूट कर रहा है उनका पेंशन के लिए, इतना एमपी लोग हैं उन लोग कंट्रीब्यूट कर रहा है पेंशन के लिए, दे डोंट कंट्रीब्यूट। सुप्रीम कोर्ट का जजेस, अभी जुडिशियल पे कमीशन आया, देखो आप, हम कोर्ट में जाएगा तो हमको जज बोलता है ये सरकार का पॉलिसी है, हम इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन जुडिशियल पे कमीशन, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, उनके लिए जुडिशियल पे कमीशन का अभी रिकमेंडेशन आया, उसमें स्पष्ट लिखा है नो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम फॉर जजेस। सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक्सेप्ट किया, लागू भी हो चुका है। उनके लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन नहीं है, जजेस के लिए नो कंट्रीब्यूटरी पेंशन। लेकिन आपके लिए क्यों कंट्रीब्यूशन है? इसको आपको सवाल मिलेगा फिर तो ठीक है, जवाब मिलेगा तो ठीक है। तो व्हाई शुड आई कंट्रीब्यूट? ये फंडामेंटल क्वेश्चन को जवाब किसी से नहीं आ रहा है। हम क्यों कंट्रीब्यूट करेंगे? हम तो कितना एग्जाम पास होके नौकरी में आए। ये IAS ऑफिसर आ रहा है, IOFS अभी पहले आता था, अभी तो बंद कर दिया। लोगों तो ऐसा ही अपॉइंटमेंट नहीं होता ना, 1000 एग्जामिनेशन लिखने के बाद ही सिलेक्शन होता है। तो ऐसा आदमी क्यों 10% उनका तनख्वाह में कंट्रीब्यूट करेगा पेंशन के लिए? बहुत लोग अच्छा प्राइवेट कंपनी छोड़ के, पब्लिक सेक्टर छोड़ के गवर्नमेंट में नौकरी में आया। हम खुद ऐसा ही आया खबरें। हम तो 1978 में 500 रुपया तनख्वाह को टाटा का गारमेंट इंडस्ट्री में एज ए डिजाइन सुपरवाइजर काम कर रहा था। 500 रुपया था उस जमाने में, 78 में। अब 79 में वो नौकरी छोड़ के हम क्लोथिंग फैक्ट्री आवड़ी में एज ए टेलर सी ग्रेड 210 रुपया में नौकरी में गया। तो हमारा राजीनामा चिट्ठी दिया, टाटा का नेफ्यू टोस्कानो जनरल मैनेजर था, उन्होंने हमको पूछा, बेटी तुम इधर अच्छा काम कर रहा है, 500 रुपया तुमको तनख्वाह मिलता, OT ET मिलकर 700 रुपीज मिलता, अभी तुम 210 रुपया में क्यों जा रहा होगा? हमारा क्या जवाब आपको मालूम है? सब हमको पेंशन मिलेगा। उस समय हमारा उम्र 24 ईयर्स था, 24 साल था। हमने बोला साहब हमको पेंशन मिलेगा। वो भी बोला बेटी 24 ईयर्स उम्र में तुम पेंशन के लिए सोच रहा? हम बोला आपका टाटा कंपनी में हम 50 साल काम करेगा तो भी पेंशन देगा? अब नहीं देगा ना, इसलिए हम सरकार का नौकरी में जा रहा। आज हमको पेंशन मिल रहा है ना, हम किसी का ऊपर ओल्ड एज में डिपेंड नहीं करना। हमारा बेटी का ऊपर, बेटा का ऊपर, किसी का ऊपर डिपेंड नहीं करना।
हम सेल्फ सस्टेन्ड है। एक आईएलओ ने क्या बोला, डिसेंट एंड डिग्निफाइड रिटायर्ड लाइफ, वो हमारे लिए है। आपको भी तनख्वाह 7 तारीख मिलता है, हमारा पेंशन 30 तारीख का पहले ही आता है। ये सब पुराना पेंशन का सुविधा है, ये सब हम क्यों सरेंडर करेंगे? तो इसलिए कॉमरेड्स, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने राइट डिसीजन लिया, हम छोड़ेगा नहीं। कोई भी एक्सेप्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन एआईडीएफ का स्टैंड एकदम स्पष्ट है। हम पुराना पेंशन का अलावा दूसरा कोई इंप्रूवमेंट को हम उसमें पार्टी नहीं बनेगा, 100%। अब कुछ भी हो हम फाइट करेंगे। हम आज डमडम का गेट मीटिंग में बोला, एआईडीएफ ने 55 ईयर्स, आज आप 300 डेज का छुट्टी लेके जा रहा है रिटायरमेंट का समय, वो कितना साल का लड़ाई है? 55 ईयर्स, 2 जनरेशन डिफेंस में 60 डेज 120 डेज का छुट्टी लेके रिटायरमेंट में जाता था। उस समय नॉन इंडस्ट्रियल ऑफिसर, एनजीओ सब 300 डेज का छुट्टी में जाता था। 55 साल का लड़ाई का बाद 2006 नवंबर में हमको वो बेनिफिट मिला, तो हम सरेंडर किया तो क्या होता था? आप सब इस फैक्ट्री में, राइफल फैक्ट्री का एक 40 साल का इतिहास देख लीजिए। अनस्किल्ड में रिक्रूटमेंट, अनस्किल्ड में ये रिटायरमेंट, नो HS2, नो HS1, नो MCM। आज तो पूरा रास्ता हो चुका है ना। कितना साल का लड़ाई है, कितना साल का संघर्ष है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी को रिटायरमेंट का बाद CGHS बेनिफिट नहीं मिलता था, कारण हम सर्विस में CGHS में नहीं है। अब सर्विस में OFMR में आता है, 8 किलोमीटर का अंदर है तो फैक्ट्री हॉस्पिटल, 8 किलोमीटर का बाहर है तो CSMA रूम। हम CGHS हमको अप्लीकेबल ही नहीं है। लेकिन हमारा फेडरेशन का पुराना जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड मैथ्यू साहब, उन्होंने नेशनल काउंसिल JCM में फाइट किया, संघर्ष किया। उसके बाद ही रिटायरमेंट का बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी को CGHS कार्ड का सुविधा, ये सब इतिहास है। कितना साल फाइट किया आपने, कितना साल रिटायरमेंट का CST कार्ड के लिए फाइट किया। जॉर्ज फर्नांडिस साहब कारपोरेशन को हमारा फेवर में था, AK एंटनी साहब कारपोरेशन में हमारा फेवर में था, प्रणब मुखर्जी बाबू हमारा फेवर में था, लेकिन CST कैंटीन में वो भी सब हमारा खिलाफ था। कारण आर्मी का लोग बोला नहीं, सिविलियन को नहीं देना, लेकिन एक मिनिस्टर ने सुपरसीड किया ना। हमने निर्मला सीतारामन जी को ही बोला, वो निर्मला सीतारामन हमको पूछा, वो तिरुचिरापल्ली गया OFT, उस समय हमारा लोग उसको काला झंडा दिखाया। तो एक मीटिंग में हम लोग गया, हम और पाठक साहब सब बैठा था, वो पूछ रहा था आपका लोग हमको काला झंडा दिखाया तमिलनाडु में। तो हम लोग ने बोला इसी कुर्सी में आपका पहले एक आदमी था, उसका नाम है मनोहर पर्रिकर, उसको आज भी गली गली में हम लोग अप्रिशिएट करता है, वो बीजेपी हो कोई भी हो, हमको क्या लेना देना, क्यों अप्रिशिएट कर रहा है? उन्होंने हमको रिटायरमेंट के बाद CST कैंटीन का बेनिफिट दिला, तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा काम करेगा तो हम अप्रिशिएट करेगा। हमारा कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हमारा कोई पार्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम सरकार कर्मचारी है। हमारा लिए कोई अच्छा करेगा हम अप्रिशिएट करेगा, हमारा लिए बुरा करेगा हम विरोध करेगा। तो ये सब लड़ाई का बात मिला ना कॉमरेड्स, आपका संघर्ष, आपका लड़ाई का ऊपर विश्वास है। आपने लड़ाई किया, इसलिए आपका कोर्ट में सरकार ने खुद राइटिंग में दिया, हम जबरदस्ती एक भी कर्मचारी को हम कंपनी में नहीं डालेंगे। आज आप 4434 काम कर रहा है, इन्होंने प्रयास किया आपका वर्किंग आवर 48 करने के लिए। हमने फिर कोर्ट में गया, कारण कैबिनेट का डिसीजन है। हमारा दूसरा कोर्ट केस में सरकार ने खुद आश्वासन दिया, जब तक इन लोग डीम्ड डेपुटेशन में है, इनका सर्विस कंडीशन में हम कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो कोर्ट ने फिर उसको पूछा, ऐसा तुमने बोला, अभी फिर इसका वर्किंग आवर कैसे तुम 48 किया? तो सॉलिसिटर जनरल ने बोला नहीं साहब, हम उसको विड्रॉ करेंगे, इनको एडवाइस करेंगे। तो विड्रॉ हो गया ना, फाइट। लेकिन थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कारण आपका तो राइट है ना ओल्ड पेंशन स्कीम का, 100% जस्टिफाइड, 100% जस्टिफाइड। तो उसको क्यों हम सरेंडर करेंगे? अब कुछ इंप्रूवमेंट अभी करेगा, बाद में फिर हम सब छोड़ेगा, हमको कुछ नहीं देगा ये। हम क्यों उस परिस्थिति में जाएं? तो let us fight comrade, and if we fight, if you relentlessly fight,
इफ यू सीरियसली फाइट, इफ यू कंटिन्यूअसली फाइट, आपने बाकी विषय कैसे अचीव किया, आपका ओल्ड पेंशन स्कीम भी आप अचीव करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। तो सरकार आर्ग्यूमेंट हम लोग से नहीं कर सकता। हमने बोला ना, ये सब सवाल का इनका पास कोई जवाब। व्हाई शुड आई कंट्रीब्यूट बाबा, हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन वही है। यू आर टेलिंग मी आई एम 24 आवर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई। If I am 24 hours government employee, then I should not be asked to contribute. अब दो तरीके से कर्मचारी कैसे रखेगा? एक कर्मचारी, अब हम एक कर्मचारी आ गया 31 दिसंबर 2003 में, उसको कोई 10% कंट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं, पुराना पेंशन का पूरा सुविधा है। लेकिन हम एक 2004 में नौकरी में आया, हमारा तनख्वाह में 10% कम। हम सोमनाथन को यही बोला, ये बोल के हम समाप्त करेंगे, लेट हो रहा हमको भी मालूम है। सोमनाथन कमेटी के साथ एक सवाल हमने दूसरा पूछा, साहब वो आना पहले ये कंप्लीट होने दो। तो आपने उनसे पूछा ये एनपीएस कब लागू हुआ? 2003 में वाजपेयी सरकार ने निर्णय लिया, 1/1/2004 में स्टार्ट किया। हम बोला उस समय कौन सा पे कमीशन था साहब? वो ऐसा ही सोचो कौन सा पे कमीशन था। ठीक है, आपको याद नहीं तो आप बता रहा हूँ, वो 5th पे कमीशन था। 5th पे कमीशन ने, देखो पे स्केल निर्णय करने का समय, कोई भी पे कमीशन एक पैकेज का तरीके से आपका पे फिक्स करता है। कारण आपको HRA मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, मेडिकल रियम्बर्समेंट मिलेगा, NTC मिलेगा, ये सब सुविधा भी आपको मिल रहा करके ही आपका तनख्वाह फिक्स करें। आपका तनख्वाह ये, कारण ये सब सरकार का पैसा है ना, अफराद हमारा देश का जनता का पैसा है, तो वो पे फिक्स करने का समय वो लिखता है। सरकार कर्मचारी को केवल तनख्वाह नहीं है, कारण हम लोग डिमांड करता है हमको इतना चाहिए तनख्वाह, तो वो बोलता है सरकार कर्मचारी को केवल तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह का अलावा इनको ये बेनिफिट मिल रहा है, उसमें ये भी लिखा है उनको पेंशन भी मिल रहा है। तो रत्नवेल पांडियन साहब को, 5th पे कमीशन का चेयरमैन है जस्टिस रत्नवेल पांडियन, उसको मालूम होता था 2003 में नया पेंशन आएगा, एम्प्लॉइज का तनख्वाह में 10% एवरी महीने रिकवरी होगा, तो हमारा तनख्वाह वो 10% ज्यादा रिकमेंड करता था ना। वो नहीं लिखता था आपको पेंशन भी मिलेगा इसलिए आपका तनख्वाह हम इतना ही देगा। तो फिर 5th पे कमीशन ने खुद रिकमेंड किया पे स्केल, उसका दिमाग में था सरकार कर्मचारी को पुराना पेंशन का अनुसार पेंशन मिलेगा, इसलिए हम ऐसा रेकमेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फाइट किया। कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर था, यूपी यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट था, वो प्राइम मिनिस्टर को, गुजराल साहब को कन्विंस किया, चिदम्बरम को ओवरलुक किया, 20% 40% आपको मिल गया। लेकिन पे स्केल तो फिक्स करने का समय वो नहीं सोचा आपको कंट्रीब्यूटरी पेंशन आएगा, आपका तनख्वाह में 10% रिकवरी होगा, वो पे कमीशन को मालूम होता था, फिर वो पे कमीशन का सिफारिश ही दूसरा होता था। ये सब सुना सोमनाथ, लेकिन वो क्या करेगा? वो बोलेगा सरकार क्या बोला वही तो करेगा ना। अब कितना भी आर्ग्यूमेंट करो, हम खुद कन्विंस्ड है, लेकिन हम आपको पुराना पेंशन को सिफारिश नहीं कर सकता। सो देयरफॉर कॉमरेड्स, आपका तो इस डिमांड है आपको पुराना पेंशन होना चाहिए कि 100% जस्टिफाइड, तो फाइट करो ना। वंस यू आर कन्विंस्ड, आप खुद कन्विंस्ड है हमारा ऊपर अन्याय हो चुका है, हमारा तनख्वाह में बिना मतलब 10% का एवरी मंथ हम कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका बाद भी हमको कोई पेंशन ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है, ऐसा आप कन्विंस है तो फिर आपको ओपीएस के लिए फाइट करना पड़ेगा ना। तो यू कंटिन्यू द फाइट। एआईडीएफ तो आपका साथ है ना, एआईडीएफ तो अंतिम तक ओल्ड पेंशन स्कीम मिलने का समय तक इस डिमांड को सरेंडर नहीं करेगा, यह हम आश्वासन आपको देना चाहता हूं। तो आप रहिए फेडरेशन का साथ। फिर अभी देव ज्योति ने एक विषय बोला, वो बोल के हम समाप्त करेंगे। हम लोग का एक डिमांड है, अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का अनुसार एक ऑर्डर इश्यू किया 22/12/2003 का पहले किसका नोटिफिकेशन हुआ, किसका
एडवर्टाइजमेंट हुआ, वो सबको पुराना पेंशन में लेके आने का। लेकिन हमारा तो ट्रेड अप्रेंटिसेस है, एक्स अप्रेंटिसेस है, 2011 तक उनके लिए कोई अलग नोटिफिकेशन नहीं होता है। कारण हम लोग ने JCM 3 में बात करके एक सिस्टम बनाया, बैच वाइज सीनियरिटी में उसको रिक्रूटमेंट करो। तो कोई एडवर्टाइजमेंट का जरूरत नहीं, नोटिफिकेशन का जरूरत नहीं। फैक्ट्री में उनका लिस्ट है, 35th बैच का लिस्ट है, 37th बैच का लिस्ट है, 38th बैच का लिस्ट है। तो उस लिस्ट से 1.25% लोग को बुलाता है, बाकी SC ST OBC क्या रोस्टर है उसका अनुसार बुलाता है। उनका NCTVT मार्क का अनुसार सीनियरिटी फिक्स करता है, उसको नौकरी देता है। तो उनको नोटिफिकेशन किधर होता है? उनके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। इसलिए हमने सरकार का सामने डिमांड रखा, बाबा आपने 20/5/2003 में 7,300 का ऊपर वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को रिलीज किया। तो उस वैकेंसी का ऊपर 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में भर्ती हुआ। तो उन सबको पुराना पेंशन मिलना चाहिए ना। दैट शुड बी ट्रीटेड एज अ नोटिफिकेशन। 20/5/2003 को तो सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को तो 7,000 का ऊपर वैकेंसी रिलीज किया। दैट शुड बी ट्रीटेड एज ए नोटिफिकेशन। सरकार अभी तक माना नहीं। हम नेशनल काउंसिल JCM में रेस किया। अभी नेशनल काउंसिल JCM की तरफ से हमको बोला आप एक स्टेटमेंट ऑफ केस बना के दे दो। हमने स्टेटमेंट ऑफ केस बना के उनको दिया। अभी कंसिडरेशन में है। अभी हम लोग का फेवर में डिसीजन आएगा तो हम फाइट करेंगे। हम तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन फेवर में नहीं आया फिर हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम तो हमारा सभी यूनियन को बोल के रखा है कोर्ट में जाने के लिए तैयार। हमारे लिए केवल वो चिट्ठी 20/5/2003 का चिट्ठी, दैट शुड बी ट्रीटेड एज द नोटिफिकेशन। तो उसी में हम लोग का लड़ाई है, संघर्ष है। तो बारिश भी आने वाला है, इसलिए साथियों घबराने का कुछ नहीं है, डरने का कुछ नहीं है। यू हैव गॉट ए स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन, यू हैव गॉट ए स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। हम आपका एक भी इश्यू सरकार का सामने सरेंडर नहीं करेंगे। आपका सभी इश्यूज को लेके आने वाला दिन, अभी 2 तारीख हम लोग बैठ रहा है, 1 तारीख फेडरेशन का एग्जीक्यूटिव है, 2 तारीख जंतर मंतर में पूरा फेडरेशन का नेता लोग उधर बैठ रहा है। उस समय आपको इधर डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूटिव कुछ निर्णय करेगा आने वाला दिन का आंदोलन के लिए, तो उसको आगे लेके जाएंगे हम लोग। तो चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। वी आर फाइटर्स एंड वी विल कंटिन्यू टू फाइट विथ योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच कॉमरेड्स।